अब जरा समझिए कि अगर जीतन राम मांझी को 25-30 सीट मिल जाती है तब बाकी दलों का क्या होगा। 20 से 22 सीट पे चिराग मान जाएंगे। 20 से 22 सीट मुकेश सहनी आते हैं तब सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो 30+ बराबर सीटें होंगी बीजेपी और जेडीयू और लगभग इस पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। मैं घमासान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि एनडीए में जो 5 पार्टियां हैं उसकी महत्वाकांक्षा को कैसे पूरा किया जाएगा। अब देखिए, महत्वाकांक्षा क्या क्या है। जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और बीजेपी इस बार जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका देना नहीं चाहती है। सबसे बड़ा पेच यहां फंसा हुआ है। अब इसका हल कैसे निकाला जाएगा इसे मैं बाद में बताता हूं। पहले आप जरा जीतन राम मांझी को सुन लीजिए और देख लीजिए जीतन राम मांझी बार बार क्या कह रहे हैं। कभी 60 सीट और 40 सीट से तो बिल्कुल कम नहीं। बिहार में 20 सीट जीत करके आवे तो जाहिर है कि 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहां जहां हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया। कसवा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहां से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। कह रहे हैं कि अरे हम 40 सीट जीतेंगे तब ना 25-30 सीट जीतेंगे, तब ना हमारी भूमिका होगी सरकार के अंदर। अब जरा समझिए कि अगर जीतन राम मांझी को 25-30 सीट मिल जाती है तब बाकी दलों का क्या होगा। चिराग पासवान पे आते हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर कई पॉलिटिकल पंडित और कई पत्रकार अपने अपने तरह से एनालाइज करते हैं। कई लोग कहते हैं 20 से 22 सीट। बिहार के एक सीनियर पत्रकार का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, मैं सुनते रहता हूं दूसरे पत्रकार के पास भी क्या जानकारी है, उनके सोर्स क्या कहते हैं या उनका अनुभव क्या कहता है, मैं सुनते रहता हूं। वो कह रहे थे 20 से 22 सीट, लेकिन जो मेरा राजनीतिक अनुभव है पत्रकारिता में और जो मेरे सोर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि 20 से 22 सीट पे चिराग मान जाएंगे। 20 से 22 सीट ये थोड़ा हास्यास्पद। हालांकि अब चिराग मान जाएं या ना माने उनके पार्टी की बात है, लेकिन जिस हिसाब से लोकप्रियता चिराग पासवान की बढ़ी है और जिस तरह से चिराग पासवान का टारगेट है, एक ही लक्ष्य है कि 30 में कैसे भी बिहार का सीएम बनना। हालांकि खुलकर उन्होंने कभी बोला नहीं है, लेकिन पार्टी नेता और पार्टी कार्यकर्ता बोलते हैं। मेरा अपना आकलन 28 से 30 सीटों का था, लेकिन इस आकलन से भी ऊपर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोच रहे हैं। चिराग पासवान के दाएं बाएं आज कौन है? राजेश वर्मा और अरुण भारती। जी हां, बिहार चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों ये कहते हैं कि 30 से ज्यादा सीट। अरुण भारती इशारों में कहते हैं, राजेश वर्मा खुलकर बोलते हैं। थोड़ा बयान सुन लीजिए। कितनी सीट अगर मुकेश सहनी नहीं आ रहे हैं तो 28 से 30 मान लिया जाए? नहीं, आप 28 से 30, हमारी पार्टी स्ट्राइक रेट 100% जिस पार्टी का है, जिस पार्टी के नेता की लोकप्रियता भी सबसे ज़्यादा है, तो उस पार्टी को अब एक बड़ी संख्या में आप तोलिए। अभी 25-30 देना मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे नेता के साथ और बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो क्या चिराग पासवान को जो कद है, जो लोकप्रियता है, उसके आधार पे सीटें देंगे? देखिए, बीजेपी और जेडीयू आप सभी दलों को तय करना है, लेकिन बिहार में तो कहा जाता है कि चलेगी भाई नीतीश कुमार की, चलेगी बीजेपी की, लेकिन लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान किसी से कम नहीं है। देखिए, अभी चिराग पासवान जी ने अपने सारे कार्यकलाप से पहले जब हर सुख दुख में जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते थे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने मुश्किल से साल भर नहीं हुआ है, उसके द्वारा जो उन्होंने कार्य किया है, मखाना बोर्ड पूरे के पूरे मखाना उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए, संगठित करने के लिए, एक प्रारूप देने के लिए, देश का तीसरा निफ्टन, जहां पे आप सीखेंगे कि इस फूड प्रोसेसिंग को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फूड जो उन्होंने किया था, इन्वेस्टमेंट जो 2000 करोड़ के लगभग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है, रोजगार 4000 से ज़्यादा उसमें बनेंगे। तो इन सब चीज़ों पे लगातार काम कर रहे हैं और जनता भी उनके कार्यकलाप को देख रही है। तो बड़ा ही सहज हो जाता है कि ऐसे नेता के प्रति जो न सिर्फ बातों को करता है बल्कि उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरी मेहनत करता है, उसके प्रति आकर्षण रहेगा। जहां तक बात आती है अभी गठबंधन में सीटों को लेकर के कैसे न्याय होगा, देखिए लोकसभा के वक्त भी यही आशंकाएं थी और
आपस में बातचीत करके हम लोगों ने हर मसले को सुलझा लिया। पूरा गठबंधन पांचों दलों का संगठित होकर के गया और बहुत अच्छे परिणाम आए। तो दोनों के बयान आपने सुने। अब मसला उपेंद्र कुशवाहा को भी लेके है कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट दी जाएंगी। चर्चा यह भी है कि मुकेश सहनी को बीजेपी किसी भी कीमत पर लाना चाहती है। मुकेश सहनी आते हैं तब सीटों का बंटवारा कैसे होगा। तो देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, बराबर बराबर सीटें होंगी बीजेपी और जेडीयू के बीच, और लगभग इस पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। मुकेश सहनी आए ना आए वो बीजेपी जेडीयू समझे, 20 से 22 सीटों पर चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये भी तय मान लीजिए। अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो 30+, मुकेश सहनी आते हैं तब भी 20 से 22 सीटों पे समझौता नहीं करेंगे। वो दूसरी पार्टी से कहेंगे अपना सीट घटाने को। जीतन राम मांझी को 7 से 8 सीटें दी जा सकती हैं, उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6। ये मेरा आकलन है। हालांकि देखिए, महत्वाकांक्षा टकराएंगी जब एनडीए के तमाम दल बैठेंगे। बैठे तो कई बार है, औपचारिक बात भी हुई है, लेकिन जब ऑफिशियल सीटों के बंटवारे को लेकर ये दल बैठेंगे तो महत्वाकांक्षा टकराएंगी। और इसलिए अभी से जो रीजनल पार्टियां हैं प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना शुरू कर चुकी हैं। जीतन राम मांझी ने तो अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। अब सब कुछ डिपेंड करता है नीतीश कुमार, अमित शाह के ऊपर कि आखिर इस महत्वाकांक्षा को कैसे संतुष्ट किया जाए, और उससे भी ज्यादा कि क्या 20 से 22 सीट ऑफर करके चिराग पासवान को छेड़ने की भूल ये दोनों बड़े दल करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि जीतन राम मांझी को कैसे मनाया जाएगा। क्या कम सीट के बदले उन्हें कुछ और ऑफर किया जाएगा। देखिए, कई सवाल हैं जिसका जवाब एनडीए के बड़े नेताओं को देना है।